नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश में कथावाचक की पिटाई का मामला अब राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। कथावाचक मुकुटमणि यादव को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब धर्म संकट में हैं। वह ना तो यादव समर्थक दिखना चाह रहे हैं, ना ही ब्राह्मण विरोधी, क्योंकि खतरा पीडीए यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के बिखरने का है। वहीं बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एक रहो नेक रहो का दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपनी निशानी पर लिया है। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा वाचन के लिए मोटी फीस लेने और अंडर टेबल पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए फीस लेते हैं। किसी की हैसियत है कि अखिलेश धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर पे बुला सके? इस बयान ने न केवल धार्मिक हलकों में बल्कि सियासी गलियारों में भी हंगामा मचा दिया है। दरअसल इटावा अखिलेश यादव का गृह जिला है। इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि कथावाचक पर छेड़छाड़नी के आरोप के बाद गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक का सिर मुड़ाकर मारा पीटा और उन पर गांव को अपवित्र करने का आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो 23 जून को वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने सबको लखनऊ बुलाकर समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर 2 दिनों बाद पार्टी के एक ब्राह्मण नेता संतोष पांडे के घर पहुंचे। गोरखपुर के ब्राह्मण नेताओं के संग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव धर्म संकट में है, क्योंकि मामला यादव बनाम ब्राह्मण का है। माना जा रहा है कि वो दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल वो बीजेपी को जातिवादी पार्टी साबित करने में लगे हुए हैं। घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया। और जो वो अंधा है बेचारा, जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापिस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज, पंडित ज्ञानेश्वर कथावाचक, शांत प्रकाश जाटव जी प्रवक्ता बीजेपी और संत कुमार पासी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संत कुमार पासी जी से, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आपसे पहला सवाल यही है कि घटना का वास्तविक कारण क्या था? अगर समाजवादी पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि जात का मुद्दा नहीं है, छेड़छाड़ का मुद्दा है, तो विरोध किस चीज का? संत कुमार पासी जी।
उससे पहले तो पैनल पे सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। सर, ये दादरपुर गांव की जो घटना है जी, जो भी पंडित जी वाचकों को वो बुक कराने गए थे कि हमारे गांव में कथा कहना है, ये एक योजना के तहत काम किया गया। आस पास के गांव में या कस्बों में या थोड़ी दूर में या जहां भी कोई कथावाचकों को बुक कराने के लिए जाता है कि हमारे यहाँ भागवत कथा कहना है, उसको सब पता होता है कि कथावाचक किस जाति का है, किस बिरादरी का है। संत कुमार पासी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये मामला छेड़खानी का था या जाति का था? नहीं सर, ये छेड़खानी का नहीं था। ये तो जब लोग फंसने लगे तो वो इसको छेड़खानी बनाने के बारे में काम कर रहे हैं कि ये मतलब आप कह रहे हैं कि जैसा अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि जब कोई कथावाचक को बुलाता है तो उसकी जाति मालूम होती है। वो पहले भी कई कथाएं कर चुके हैं उसी गांव में। इसका मतलब साफ है कि जो विरोध हुआ, जो प्रतिरोध हुआ, वह छेड़खानी के बाद हुआ। पीड़ित परिवार यही कह रहा है। शांत प्रकाश जाटव जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आपसे बस इतना पूछना है कि मान लीजिए कोई छेड़खानी करता है तो कानून अपने हाथ में लेना उचित है या अनुचित? देखिए, जो घटना वहां पर हुई है उस पर पुलिस ने, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी है और मुकदमा जो है वो लिखा जा चुका है और जो भी उसमें जांच होगी उसके बाद पता लगेगा। देखिए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उस अपराध की सूचना पुलिस और पुलिस के द्वारा जो उसको जो मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद में तय होता है। हम और ये संत जी या अन्य लोग जो है टीवी पर बैठकर के नहीं टिप्पणी कर सकते कि वहां पर क्या हुआ, क्या होना था और किस लिए हुआ। ये तो जांच का विषय है और ये जांच, ये जो सभी लोग जो है वो तुरंत पकड़े गए। हमारे साथ सुन लीजिए, आप दोनों लोगों ने अपनी बात कह ली। हमारे साथ इस मामले पे अपनी राय रखने के लिए हैं मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी। विनय राय जी, दोनों पार्टियां खुल के नहीं बोल रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, पीड़ित कौन है? कथा कराने वाला और छेड़छाड़ का शिकार परिवार या मार खाने वाला कथावाचक मुकुटमणि यादव? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बात सभी सामने आ रही है कि कथा कराना हो चाहे कुछ कार्यक्रम कराना हो, जो भी आयोजक होता है वो अपनी जेब भी देखता है कि उसकी जेब में कितना पैसा है, वो कथा करने वाले व्यक्ति की डिमांड क्या है। आप कोई कलाकार भी बुक करते हैं तब भी आप पता करते हैं कि अगर हिट कलाकार है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन आपको किसी जनेऊ के फंक्शन में या दरवाजे पे सत्यनारायण बाबा कथा में कोई अगर कलाकार को बुलाना है, शादी विवाह कहीं पर भी, तो आप तय करते हैं कि हमको कलाकार तो बुलाना है, लेकिन हाँ हमारा जेब कितना अलाउ करता है। ठीक वही हाल आज कथावाचकों का भी है। आप मुरारी बापू को बुला नहीं सकते, आपको पता है कितनी क्षमता है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो अखिलेश जी ने कहा, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, तमाम है, राम भद्राचार्य जी हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं जिनकी फॉलोइंग लाखों लाखों में लोग सुनने के लिए आते हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कथा कौन कर रहा है। इस मामले पर संत समाज से प्रेमानंद जी आते, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति अगर कोई भागवत कथा कर रहा है और उसको ज्ञान है कथा करने का, तो अपने ज्ञान के अनुसार वो सुना रहा है, बुक करने आप गए हैं क्योंकि आपने तय किया है कि भाई उसको कितने रुपए बुलाएंगे, उसकी दक्षिणा क्या होगी। उसको भाई बुक तो उस हिसाब से नहीं कहते, उसको दक्षिणा हम लोग कहते हैं अपने हिंदू सनातन संस्कृति में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर घटना हुई है जिन कारणों से, अगर आप कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो आरोप इसके निराधार मुझे लगता है कि छेड़खानी कब हुई, मंच पर हुई, मंच के पीछे हुई, मंच के नीचे हुई, कब हुई, किसके साथ, क्या बेस था। दूसरा सवाल है कि अगर जाति को लेकर सबसे पहले मामला गर्म हुआ तो भाई वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जी किस जाति के, उनको तो पूरा घर घर में गाया और सुना जाता है जी। तो सवाल जाति पे नहीं, पंडित की और शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। जो व्यक्ति हमको ज्ञान दे मेरा शिक्षक है, चाहे जाति। बेहद अहम बात कह रहे हैं विनय राय जी। सनातन परंपरा में कथावाचक के साथ कोई जातिगत बंधन कभी नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत की व्याध गीता है। इस कथा में एक शिकारी यानी व्याध, जो निम्न माने जाने वाले समुदाय से आता है, वह एक ब्राह्मण को कर्म और धर्म की उपदेश देता है। यह उपदेश भागवत गीता जितना ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि जात का मामला होता है तो गैर ब्राह्मण कथावाचकों में
मुरारी बापू आते हैं, मनोरमा यादव आती हैं, नीलम यादव आती हैं, ब्रजेश यादव आते हैं, हेमराज सिंह यादव आते हैं, सारे सुनाते हैं कथा और सभी सुनते हैं। उसमें ब्राह्मण भी शामिल होते हैं, संत कुमार पासी जी। ऐसे में जात की राजनीति कहाँ तक उचित है? देखिए सर, ये क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के गृह जनपद की बात है, हमारा जहां तक ये जानना कि ये सब कार्य जो किया गया, ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया। ये आपको लगता है? जी, तो ये कैसे लगता है आपको? कैसे सूचना मिली? पुलिस की जो तहरीर है दोनों पार्टियों की तरफ से, क्रॉस FIR है, उसमें अगर देखा जाए तो भी जात का मामला नहीं आ रहा है। तब देखिए, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि जात का मामला है या नहीं है। देखिए, इसमें एक प्रयास किया गया कि यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाने। नहीं, ये प्रयास किसने किया? संत कुमार पासी जी। इटावा की घटना में जाति खोजने और टूट पड़ने की यह प्रवृत्ति सनातन के लिए खतरनाक है, देश की एकता के लिए खतरनाक है। हमारे साथ पंडित ज्ञानेश मौजूद हैं। पंडित ज्ञानेश जी, जो कथावाचक होते हैं उनके प्रमाणन का भी, सर्टिफिकेशन का भी कोई व्यवस्था है क्या? कोई ऐसे संगठन है जो ऐसे कथाओं के लिए लोगों को तैयार करते हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। सर्टिफिकेट होता है कथावाचकों के पास विद्या का, जिस प्रकार से डॉक्टर के पास डिग्री होती है, सब विद्या ग्रहण करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जैसे हर प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग अपने ज्ञान के बल पर, अपने बड़े गुरु के ज्ञान के बल पर भागवत कथाएं करते हैं। शुक्ला जी, ये बात स्पष्ट है कि भारत में कभी भी ये जाति में, धर्म में जाति का, या भागवत में, या रामायण सप्ताह में, या मंदिर घुसने में कभी भी सनातन में इस प्रकार की कोई कहानी नहीं घटित हुई। ये सब नेताओं के बनाए हुए खेल हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। अखिलेश जी की तो आप बात ही मत करिए। अखिलेश जी का तो DNA में ही सनातन विरोध छुपा हुआ है, सदैव छुपा रहा है। आप कुछ नहीं है, 2 महीने 3 महीने पूर्व में चले जाइए, कुंभ के विषय में उन्होंने क्या क्या नहीं उछाला। अरे कोई मुद्दा होता है तो उसको उछालना उनकी जिम्मेदारी है। सुनिए ज्ञानेश जी, अगर कोई विषय होता है तो उनकी जिम्मेदारी है नेता विपक्ष के नाते। अगर वो लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे बात चलेगी? बात यह है कि कुछ संगठन कथावाचकों को भी प्रमाण पत्र देते हैं, जैसे अखिल भारतीय धर्माचार्य संघ, विश्व हिंदू परिषद। ये दो ऐसे हैं जो कथावाचक होते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता बढ़ाता है। ऐसे ही कथावाचन के लिए कुछ धार्मिक संस्थान प्रशिक्षण भी देते हैं। इनमें श्री मद भागवत कथा अकादमी है, वैष्णव संस्थान है, राम कथा प्रचार मंडल शामिल है, गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़कर भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। ये बड़ी बातें हैं, ये असल में विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। अब सवाल फिर उठ रहा है कि ये जो पूरा मामला है, इसको जाति का रंग क्यों दिया जा रहा है? विनय राय जी, इस तरह की जात की राजनीति भारत के लिए कहां तक उचित है? विनय राय जी। देखिए, इसमें जाति की जब व्यवस्था आएगी तो कहीं न कहीं आप बटेंगे। और सवाल ये नहीं है, हम तो बात करेंगे बहुत पुरानी, जब अवैधनाथ जी जीवित थे और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, उसमें बनारस में डोमराज ने कह दिया कि भाई आप लोग तो सिर्फ उच्च वर्ग को लेकर चलते हैं, हमारा इस मंदिर के आंदोलन से क्या लेना। उन्होंने कहा नहीं, ये तो सब समाज का है, सभी लोग मिलकर इस प्रकार का हिंदू बटा कहाँ है। उस पर उन्होंने कहा था हम इस बात तो तभी मानेंगे जब मेरे यहाँ भोजन करेंगे। और अवैधनाथ जी पूरे मंडली के साथ जाकर उनका भोजन स्वीकार किए। जब पहला शिलादान का कार्यक्रम हुआ था, आप याद करिए, उसमें भी दलित महिला के हाथ से ईंट रखवाई गई थी। बिल्कुल। लेकिन मसला कई धर्मों में नहीं बटा है। जो धर्म के जानकार हैं वो सबको लेकर चलते हैं। लेकिन जब मसला कुछ उपद्रवी इस मामले को तोड़ देते हैं, मान लियो कथावाचक को जिस परिवार ने बुक किया, तो बुक करने के बाद ही तो आए होंगे कथावाचन करने के लिए। तो अचानक ये घटना क्यों घटित हुई? पहले जाति का रंग पहले आया, अगर मीडिया ने पहले उछाला, सोशल मीडिया का आया, हर लोगों ने पहले जाति के मुद्दे को उठाया, बाद में इसमें आया कोई छेड़खानी का मसला है। तो भाई चाहे जो मुद्दा हो, इसकी जांच एजेंसी कौन है? पुलिस है ना। बाल छीलने का काम, सर मुड़ाने काम, उसको पैर रगड़वाने काम, ये काम किसका है? ये तो अराजक तत्वों ने किया है ना। बिल्कुल। तो मेरा मत है कि कहीं न कहीं कुछ उपद्रवी इस तरह का काम जरूर करते हैं जिससे विभाजन की बातें हो, तनाव हो। और अगर जिसने भी किया, कानून अपना काम करेगा, उनको कार्रवाई करेगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि आज की भी तारीख में जब तमाम तरह की चर्चाएं होती है, धर्म संसद होती है, उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का व्याख्यान होता है। अभी पंडित जी ने भी बात को कहा
कि किसी सनातन प्रक्रिया में कहीं इस बात का रोक टोक नहीं है कि कौन मंदिर जाएगा, कौन मंदिर नहीं जाएगा, कौन संस्कृत शिक्षा लेगा, कौन संस्कृत शिक्षा नहीं लेगा। आज भी मथुरा वृंदावन में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, 2 साल 3 साल वहां रहकर अपने गुरु के सानिध्य में कथा वाचन की शैली सीखते हैं और गांव में आके कथा वाचन करते हैं। ये तो परंपराएं हैं, कहीं सनातन किसी को नहीं रोकता ज्ञान लेने से। लेकिन अगर मसला कुछ और हुआ है, ये जांच पुलिस करेगी, उसको दंडित पुलिस करेगी। हाँ, राजनीतिक लोगों का काम है राजनीतिक रोटी सेकना, क्योंकि उनको लगता है कि जितना मामला बढ़ेगा उतना ही कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक मजबूत होगा, चाहे वो किसी भी तरफ की बात हो। मैं एक तरफ की बात नहीं करता। हाँ, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर कोई कथा वाचन करा रहा है, जिस परिवार ने बुक किया, वो किस आधार पर बुक किया, तो पहले इस बात का भी स्पष्टीकरण हो जाए। और दूसरा मसला जो अब एक घटना के बाद लाया जा रहा है, उसकी भी पुलिस जांच करके कहे कि आखिरकार छेड़खानी का अगर मसला, यानी सारा मसला ये है कि पुलिस प्रशासन को ही तय करने दीजिए। अगर आप और हम खुद तय करने लगे, किसी का सिर मुड़वाने लगे, किसी के साथ मारपीट करने लगे, तो पुलिस क्या करेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला गरमाया हुआ है, राजनीति इस पर जारी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कथावाचकों ने 2 आधार कार्ड क्यों बनवाए। यह मामला उस समय और गंभीर हो जाता है जब पता चला कि कथावाचक ने अपनी जाति छुपाई थी। उसके पास 2 आधार कार्ड मिले हैं, जिनमें से एक में खुद को ब्राह्मण अग्निहोत्री बता रहे थे, दूसरे में वह यादव दिख रहे हैं। अब इस पे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव जी हैं, समाजवादी प्रवक्ता संत प्रकाश पासी जी हैं, कथावाचक और विद्वान पंडित ज्ञानेश हैं और मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी हैं। आप सभी का फिर स्वागत है। संत कुमार पासी जी, सवाल ये है कि अगर किसी कथावाचक के पास 2 आधार कार्ड मिलते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। देखिए सर, मैं सबसे पहले तो ज्ञानेश जी के इस बात का विरोध करता हूँ जो अभी आपने कहा कि अखिलेश जी के डीएनए में, तो मैं पंडित जी से यह कहना नहीं, पंडित जी को मैंने उस बात के लिए रोक दिया है। सुन लीजिए संत कुमार पासी जी, उनके गलत बात को मैंने रोक दिया। आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी को मैंने उस बात के लिए रोक दिया, उनका काम है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूँ इस डिबेट में, अखिलेश यादव जी का काम है कि जो समाज के लिए अच्छा ना हो, व्यवस्था में गड़बड़ हो, उसको बार बार उठाते रहे। इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र है। संत कुमार पासी जी, एक कथावाचक के पास 2 आधार कार्ड क्या कर रहे थे, इस पे जवाब चाहिए आपका। सर देखिए, अगर किसी के पास, कथावाचकों के पास नहीं, अगर किसी के पास 2 प्रकार के आधार कार्ड निकल रहे हैं, चाहे मैं ही हूँ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर उसने इसमें आधार कार्ड बनवाने में कोई गड़बड़ी की है तो उसके ऊपर फ्रॉड 420 का मुकदमा होना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, यादव को आप, यादव धर्म के प्रति यादवों का संघर्ष आप देखिए। उनके साथ इतनी घटनाएं घटती हैं, बाल छिला जाता है, चोटी काटी जाती है, कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका धर्म के प्रति इतना लगाव है कि वो इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। सारी चीजों को अमानवीय व्यवहारों को सहते हुए भी। संत कुमार पासी जी, यही दिक्कत है। इस डिबेट के जरिए यही बात रखनी है। आप बता रहे हैं कि यादव के ऊपर अत्याचार हो रहा है और यादव छोड़ नहीं रहे हैं। आप सनातन धर्म छुड़वाना चाह रहे हैं, जिसके वो संरक्षक थे यादव। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। आप यादव यदुवंश, कृष्ण यदुवंश, कृष्ण परिवार के, जिसकी पूरी भारत पूजा करती है, आप कह रहे हैं कि वो मजबूरी में रह रहे हैं। आपत्ति इसी बात पे है संत कुमार पासी जी, इसी बात को तोड़ मरोड़ने पे आपके पास, आपके ऊपर सवाल होता है, आप लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़ा होता है। संत प्रकाश जाटव जी, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए क्या है, इसको पूरे जो घटनाक्रम को आप तो इस तरीके से देखें कि ये जो समाजवादी पार्टी है, ये पीडीए जो इन्होंने एक वो चलाया हुआ है, ये इसके इर्द गिर्द घूम रही है और उसी की प्रतिक्रियाएं ये जो हमें देखने को मिल रही हैं। आप तो ये देखें कि पिछले दिनों एक पैटर्न चला, दलित और राजपूत का मुद्दा खड़ा हुआ, जिसमें रामजी लाल सुमन और राणा सांगा, ये इस तरीके की आपने घटना देखी। उसमें पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी जो है उसने पीडीए को वो बनाने की कोशिश की। अभी ये जो मामला हुआ है, यहाँ पर ब्राह्मण और यादव का उठा दिया मुद्दा। अब ये जो है, जिस तरीके की चीजें जो जुड़ रही हैं, वो आप अपने आप देखें कि एक व्यक्ति के पास में 2 आधार कार्ड है। पक्की बात है, कोई भी कथावाचक इस प्रकार के हैं, उनकी जातियों का भी पता है, उसको जानबूझ करके वहां पर हो सकता है
कि वहां पे उनको कथा के लिए बुलाया गया और ये प्रकरण तैयार किया गया। उस सब के पीछे जो है ये पीडीए को पुष्ट करने का कारण भी हो सकता है। और उसके बाद में वहां पर लखनऊ बुला करके इनको सम्मानित करना। अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया है कि जातिगत तनाव न बढ़े, जिसके कारण उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। कथावाचक ज्ञानेश जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आप भी कहिए अपनी बात। नहीं, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जो हैं हर मौके पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक लड़की ने अपने पिता के साथ में वो पिस्तौल तान दिया, उस पर भी उन्होंने उसको बुला करके ये नहीं है कि समझाएं कि इस प्रकार का वो नहीं करना चाहिए, मगर उसको रिवॉल्वर रानी के रूप से जो है ना पेश किया। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जिसमें संत जाटव जी, मैं समझ गया, इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए जहां देश, समाज, जाति का विभाजन होता है। पंडित ज्ञानेश जी इसी बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पंडित ज्ञानेश। मेरा कहने का मतलब ये था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय कह रहे थे कि यादव धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें बचा के रख रहे हैं। मैं भी इस चीज का विरोध कर रहा हूं कि चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता गण हो, ये मुद्दा जाति का नहीं था जितना बड़ा इसको उठाया है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब से, कृष्ण जी यादव वंश से जुड़े हुए हैं, क्या कृष्ण को ब्राह्मण नहीं पूछते? हर मंदिर में ब्राह्मणी तो कृष्ण को टीका लगाते हैं, हर मंदिर में ही तो ये आप लोग हमने आपसे पूछिए, ये सवाल हमसे मत पूछिए। मैंने तो कहा कि यादवों में इतना नहीं, संत कुमार पासी जी, सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि इसको जात का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। इस बात का सटीक जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनय राय जी। विनय राय जी ही सही बात बताएंगे। जैसे जैसे 2027 आ रहा है, इस तरह की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है। क्या राजनीतिक दल ही इस तरह की रस्साकशी को बढ़ा रहे हैं? विनय राय जी, समाज को और धर्म को और लोगों को बांटने का कर रहे हैं। बाकी दोनों के इसका आवाज डाउन कर दीजिए। हमारे साथ विनय राय जी मौजूद है। विनय राय जी को जवाब देने दीजिए। बाकी समाजवादी प्रवक्ता और पंडित ज्ञानेश की आवाज डाउन कर दीजिए। विनय राय जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, दो मसले इसमें आए। एक तो आधार कार्ड को लेके आया। मेरा कहना, जो आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी और संस्था है, उसमें एक बार अगर फीडिंग की गई है तो क्या उस आधार कार्ड में सिर्फ नाम में अंतर है या आधार कार्ड के नंबर में भी अंतर है? और अगर नाम में अंतर है तो बनाने वाली संस्था ने उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किया है? तो मसला इसका मतलब एक नहीं। इसका मतलब जैसे जो आरोप लगता है कि तमाम लोग अपना फर्जी आई कार्ड बनाकर देश में आकर शरणार्थी बन के लीगल तरीके से रह रहे हैं, ये अलग जांच का बिंदु बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक सवाल है, अब उसको उस दिशा में न ले जाया जाए कि भगवान कृष्ण यादव थे और भगवान राम क्षत्रिय थे। हमारी आस्थाएं जिस पर है, हमने किसी को अपना आदर्श माना है, उस दिशा में चलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि शायद कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां रही होंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तमाम लोगों को हिंदू धर्म से अलग हटके बौद्ध धर्म में शामिल होना पड़ा। कई बार सुनने में आता है कि हम साईं बाबा को लेकर विरोध करते कि मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, किस इस्लाम धर्म में मंदिर की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन साईं बाबा तो पूजे जाते हैं ना, लेकिन इसको भी लेकर बखेड़ा खड़ा किया जाता है। मेरा मत है, धर्म का जिसके जिम्मे काम दिया गया वो धर्म का काम करे, जिसके जिम्मे राजनीति का काम दिया गया वो राजनीति का काम करे। और आस्था अपनी अपनी है। हमारी जितनी आस्था है, हमारी आस्था को ना बदल सकते हैं ना ठुकरा सकते हैं। हाँ, ये भी तय है, जो कथा वाचन की प्रक्रिया है, जो कथा का वाचक लोग हैं, उनके अलग अलग अपनी एक तरह से स्केल है। जैसे हम लोग सर्विस क्लास में देखते हैं ना, ग श्रेणी, ख श्रेणी, क श्रेणी। एक हाई क्लास के जो कथावाचक जिसको पूरा देश जानता है, उनको पे करने की क्षमता हर आदमी के पास नहीं है। लेकिन कोई भागवत सुनना चाहता है, अपने बुजुर्ग माता पिता को भागवत सुनाना चाहता है, तो क्या करेगा? वो किसी अपने जेब के हिसाब से जो उसको सूट करता है उसको कथावाचन कराएगा। लेकिन उसको तो सुनाना है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कथावाचन होना चाहिए, भागवत अपने बुजुर्गों को सुनाना चाहिए। तो अगर ये अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है विनय राय जी की जात को लेकर कोई विवाद है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि गैर ब्राह्मण कथावाचकों में मुरारी बापू हैं, पूज्य हैं, मनोरमा यादव जी हैं, नीलम यादव जी हैं, ब्रजेश यादव जी हैं, हेमराज सिंह यादव जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो यादव बिरादरी से आती हैं और सारे ब्राह्मण उनका हाथ जोड़ के कथा सुनते हैं। जात का मामला होता तो शायद इस तरह के लोग नहीं सुनते। जात का मामला है ही नहीं।
मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम यादव कथावाचक है, ये अपने कथावाचक में नाम लिखते हैं। किसने उठाया? जी, जात का मसला किसने उठाया? ये जात अखिलेश यादव जी ने उठाया है। उन्होंने जाति का रंग अखिलेश यादव जी ने दिया है। अगर वो विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, वो इसको जाति का रंग ना दे करके इस मामले को वो ठीक कर सकते थे, शांत कर सकते थे। उन्होंने एक मसला खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी टेबल के नीचे पैसा लेते हैं। कितना पैसा उन्होंने टेबल के नीचे करा रहे थे? ये 50 लाख रुपए तक वो कथा का वाचन करते हैं, तो सबकी हैसियत नहीं है। कई कथावाचक तो टेबल के अंदर से ही पैसा लेते हैं, वो लेते हैं। यहाँ पर विषय जो है ये कथावाचकों को लेकर के नहीं, पीटीए के मुद्दे को लेकर के है। और यहाँ पर जो है अखिलेश यादव जो है वो पीटीए को, मुझे लगता है कि यह मुद्दा सबसे बड़ा है 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर जाति पात तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे बचा जाना चाहिए। आप सभी मेहमान इस चर्चा में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण इस डिबेट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।